गुड इवनिंग बच्चों। वीडियो क्वालिटी तो ठीक नहीं लग रही है। ऑडियो कैसा है? ऑडियो ठीक है? ओके। तो बेटा मैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से डायरेक्टली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तो अपनी इंपॉर्टेंस है ही। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट हैं, केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट को हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और न्यूमेरिकल का वीडियो सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, आप उसको देख लेना। जो न्यूमेरिकल मैंने दिया था उसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, जिससे कि आज क्लास का टाइमिंग बचे, तो इसके लिए मैंने वीडियो सॉल्यूशन पहले ही डाल दिया था। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो हर साल आप मान करके चलो किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको केमिकल बॉन्डिंग से मिलेंगे। और अगर हम इसका मतलब जब परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो केमिकल बॉन्डिंग का जो वेटेज है वो 8 to 10% वेटेज है टोटल केमिस्ट्री का। 8% to 10% वेटेज है केमिकल बॉन्डिंग का। और केमिकल बॉन्डिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो सारे टूल्स केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके एक्सप्लेन होते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के जो कंसेप्ट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। उसके अलावा कुछ सेकेंडरी बॉन्ड भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। और जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की स्टडी करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की स्टडी में डिफरेंट टाइप की थियरीज डिस्कस होती हैं, जैसे ल्यूइस थियरी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। तो इन थियरीज के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो काफी सारा जो है मतलब डिस्कशन इस चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह क्या है, वो कौन सा फैक्टर है जो बॉन्डिंग को ड्राइव करता है। ठीक है, तो आप नोट करो इसके इंट्रोडक्शन में लिखो, लिखो एक्सेप्ट एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, एक्सेप्ट एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, एक्सेप्ट एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, फ्री एटम्स,
except atoms of noble gases, free atoms of other elements, free atoms of other elements are incapable, free atoms of other elements are incapable, capable का opposite incapable, incapable of independent existence, of independent existence, incapable of independent existence. आगे लिखो, in order to achieve stability, in order to achieve stability, in order to achieve stability, they are involved, in order to achieve stability, they are involved in chemical bonding. In order to achieve stability, they are involved in chemical bonding. In order to achieve stability, they are involved in chemical bonding, either with itself, either with itself, either with itself, or with other atoms, or with other atoms, or with other atoms. तो अब जरा देखो बेटा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि अगर हम नोबल गैसेस को कंसीडर करें, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दे तो फिर मैं अभी रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट। बोल रहा है कि अगर हम नोबल गैसेस को कंसीडर करें तो नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप देखो कोई भी नोबल गैस को तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हीलियम को अगर आप देखो तो हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करता है। नियॉन मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आर्गन नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्रिप्टन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप देखो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ऑक्सीजन नेचर में डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन नेचर में आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा या O3 के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन नेचर में N2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर आप फास्फोरस को देखो तो फास्फोरस नेचर में P4 के फॉर्म में मिलता है। सल्फर नेचर में एसिड के फॉर्म में मिलता है। यानी कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस तो इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के अलावा किसी भी एलिमेंट को आप कंसीडर करो, वो आपको कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होता है। तो इसलिए वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए या तो अपने ही दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन करता है या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करता है, जिससे कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। ये बात समझ में आ रही है जो मैं अभी आपको ये इंट्रोडक्शन में जो कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं? इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है। एक एलिमेंट जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल है, वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है। अब पैरा चेंज करके लिखो, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग लिखो, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which held, the attractive force which held
various constituent atoms, various constituent atoms, various constituent atoms, the attractive force, the attractive force which held various constituent atoms together in different chemical species, together in different chemical species, together in different chemical species, is called a chemical bond, is called a chemical bond. तो बोल रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, बोला केमिकल बॉन्ड किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, जो उनको एक साथ एग्जिस्ट कराता है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स उनको एक साथ एग्जिस्ट कराता है. तो जो अट्रैक्टिव फोर्स किसी केमिकल स्पीसीज के एटम्स को एक साथ एग्जिस्ट कराता है या उनको एक साथ होल्ड करता है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. तो बात समझ में आई बेटा, केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन. ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी केमिकल स्पीसीज के अंदर देखो, जेनॉन जो है ना, जेनॉन और क्रिप्टन, ये दो नोबल गैसेस हैं जो एक्सेप्शनली कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, उनका कंपाउंड फॉर्मेशन भी स्पेशली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होता है. तो वो नॉर्मल कंडीशन में कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, आप उसको एक एक्सेप्शनल सिचुएशन समझ सकते हो, और उसकी वजह क्या है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा. और सिर्फ ये कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी सिर्फ जेनॉन और क्रिप्टन में ही ऑब्जर्व होती है. ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन का कोई भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ क्रिप्टन और जेनॉन. उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड जो आपको मिलेंगे वो जेनॉन के मिलेंगे, क्रिप्टन के कंपाउंड तो फिर भी रेयरली ऑब्जर्व होते हैं. तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग क्या है? बोले केमिकल बॉन्डिंग किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स को जो फोर्स होल्ड कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स उनको होल्ड कर रहा है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. तो अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है. तो बोलते हैं कि अगर आप एक कंपाउंड का नेचर को देखो, कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं सर्टेन एक कंपाउंड है जो वाटर में डालने पे डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि एक और कंपाउंड है उसको आप वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाटर में डिसोसिएट होता ही नहीं, जबकि दोनों कंपाउंड्स एटम से बने हैं, दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एटम से हुआ है, लेकिन एक कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता. एक कंपाउंड है जो मॉल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है, दूसरा कंपाउंड है जो मॉल्टेन फॉर्म में मतलब जब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एक कंपाउंड है जो मॉल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है, दूसरा कंपाउंड है जो मॉल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता. एक कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है,
दूसरा कंपाउंड है जो ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता। तो आपको पता है कि हर केमिकल की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? तो वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको कौन सा फैक्टर गवर्न कर रहा है? तो बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो नेचर है, कंपाउंड का नेचर को गवर्न करता है उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड का नेचर। एक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे कंपाउंड का नेचर गवर्न होता है। और कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड का नेचर को कौन गवर्न करता है? बोलते हैं उस बॉन्ड का नेचर को गवर्न करते हैं कंबाइनिंग एटम्स। जिन एटम्स से वो बॉन्ड बना है, जिन एटम्स के बीच में वो बॉन्ड बना है, उन एटम्स का नेचर बॉन्ड का नेचर को गवर्न करता है, और बॉन्ड का नेचर कंपाउंड के नेचर को गवर्न करता है। ठीक है? तो पैरा चेंज करके लिखो, लिखो द नेचर ऑफ अ कंपाउंड, द नेचर ऑफ अ कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय, the nature of a compound is governed by, nature of a compound is governed by the type of bond present inside it, the type of bond present inside it. The nature of compound is governed by the type of bond present inside it, which in turn is governed by, which in turn is governed by, which in turn is governed by the nature of combining atoms, which in turn is governed by the nature of combining atoms. तो बोल रहा है कि कंपाउंड का नेचर को उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड का नेचर गवर्न करता है, और बॉन्ड कैसा होगा, मतलब बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, ये गवर्न करता है उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एटम्स इन्वॉल्व है उनका नेचर। ठीक है? अब जैसे देखो, यहां पे तीन पॉसिबिलिटीज को मेनली कंसीडर कर रहे हैं। नंबर वन, जैसे जैसे मान लो कि हम एक एटम ए को कंसीडर कर रहे हैं, ये एटम बी के साथ कंबाइन करके अगर एक कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन करता है, एक एटम ए है, ये एटम बी के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? अब देखो यहां पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन, अगर एटम ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एटम ए क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और एटम बी इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अरे भाई, हाँ ज्यादा बड़ा तो होगा ही ऑब्वियसली, जब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बड़ा तो होगा ही। पीरियोडिक टेबल से ये बड़ा चैप्टर है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर से छोटा है। ठीक है? तो फिर भी मान करके चलो कि कम से कम 20 लेक्चर तो लगने ही वाले हैं इस चैप्टर में। तो एटम ए को कंसीडर करें, तो एटम ए को हमने बोला कि ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और एटम बी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर एटम ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एटम बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। दूसरा केस देखो, अगर एटम ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ए भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
और बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तब जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर एटम ए भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एटम बी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। इस तरीके से अगर आप देखो तो मेनली बॉन्ड तीन टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा, ये तीनों ही बॉन्ड जो है ये प्राइमरी बॉन्ड बोले जाते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी का मतलब जो तीन मेन बॉन्ड है वो यही तीन बॉन्ड होते हैं, बाकी जितने भी बॉन्ड्स आप देखोगे वो सब सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड बोले जाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। क्या है कंडीशन? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो ये क्लियर हो गया? आप देखो बेटा कि बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग एक सिस्टम को कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हमें इस बात को समझना है, जैसे हमने बोला कि भाई बॉन्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो बात आती है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब आप एक हेडिंग डालो, कॉज ऑफ बॉन्डिंग। कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, इसमें लिखो whenever two isolated gaseous atom approaches each other, then both attractive and repulsive forces start operating between them, start operating between them, and the strength of both forces increases, and the strength of both forces increases। तो देखो क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि अगर दो आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अगर वो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बोल रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑपरेट होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, whenever two isolated gaseous atom approaches towards each other, then both attractive and repulsive forces start operating between them, and the strength of both forces increases, ठीक है।
तो अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर दो आइसोलेटेड गैसेस एटम है और ये आइसोलेटेड गैसेस एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बोल रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी उनके बीच में ऑब्जर्व होता है और रिपल्सिव फोर्स भी ऑब्जर्व होता है, और दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे जैसे वो पास आते हैं क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स पहले से और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है इन कंपेयर टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस बात को लिख लो, however the strength of attractive forces, however the strength of attractive forces, however the strength of attractive forces increases much more than that of repulsive forces, increases much more than that of repulsive forces, due to which potential energy of the system, due to which potential energy of the system, due to which potential energy of the system decreases, due to which potential energy of the system decreases and energy is released, due to which potential energy of the system decreases and energy is released, which results in increase in the stability of the system, which results in increase in stability of the system. पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। Formation of chemical bond occurs, formation of chemical bond occurs at that stage, formation of chemical bond occurs at that stage where potential energy of the system, where potential energy of the system will be, where potential energy of the system will be minimum, where potential energy of the system will be minimum. तो जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो बेटा, अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें, अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी U, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, इस एक्सेस पे इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं, R, पोटेंशियल एनर्जी U और इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन R के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ये है, ठीक है। इसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू नेगेटिव रहती है और इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव है। इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और इधर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है।
और ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। अब देखो, जैसे हमने बोला कि ए एटम है और बी एटम है, मान लो इनिशियली ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट, स्टार्टिंग में इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा है। सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ना तो रिपल्सिव इंटरेक्शन है ना अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब ये एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने बोला कि जब ये पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ेगा इन कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो अब आर इनफाइनाइट होने का मतलब तो कुछ है नहीं, आर इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत दूर कहीं से जो है ये कर्व आ रहा है, तो हम एक फाइनाइट डिस्टेंस से कर्व को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। उस मोमेंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू बहुत कम है। बट जैसे 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 ये पास आते हैं क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ये डिक्रीज करती जाती है और उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करती है और इसके बाद ये बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगती है। ऐसा करो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे ऑब्जर्व हो रही, यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जो दोनों न्यूक्लियस का सेपरेशन है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है, इसी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेमडा इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। लेमडा यहां पे बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ए और बी एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगा जब उनका न्यूक्लियस का सेपरेशन लेमडा होगा। क्यों, क्योंकि तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। अगर आप न्यूक्लियस को और पास लाने की कोशिश करते हो, अगर आप न्यूक्लियस को उस स्टेज पे और क्लोज लाना चाहते हो, तो क्या होता है, फिर रिपल्सिव फोर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और रिपल्सिव फोर्स के बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और वो पॉजिटिव साइड में चली जाती है। तो जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी वहां पे सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और उसी स्टेज पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कर्व है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि इफ आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर आर वैल्यू, ये आर वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, देन इंटर एटॉमिक forces are insignificant। अगर R वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज है तो जो एटम्स है, एटम्स के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, नेग्लिजिबल होगा। ना तो अट्रैक्टिव फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस होगा और नहीं रिपल्सिव फोर्स का सिग्निफिकेंस होगा उस स्टेज पे, अगर आर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, इफ आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेमडा, अगर आर वैल्यू लेमडा के इक्वल या ग्रेटर है, देन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। अगर आर वैल्यू लेमडा के इक्वल या उससे ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंस है।
और बोल रहा है कि अगर आर, इफ आर इज लेस देन लेमडा, अगर आर वैल्यू लेमडा से छोटी है, देन रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। आप देखो क्या हो रहा है यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। कब तक? लेमडा डिस्टेंस तक ये कम होती जा रही है। इसका मतलब कौन से फोर्स का डोमिनेंस बना हुआ है? आप बोलोगे यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेंस बना हुआ है। लेकिन जब आप आर को लेमडा से कम रखते हो तो फिर क्या होता है, ये वैल्यू इंक्रीज करने लगी। इंक्रीज करने लगी इसका मतलब कि कौन सा फोर्स अब डोमिनेट करने लगा? तो आप बोलोगे इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स अब डोमिनेट करने लगा। ठीक है, तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब समझ जाना रिपल्सिव फोर्सेस का डोमिनेंस शुरू हो गया। और अगर ये डिक्रीज कर रही है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मोस्ट डोमिनेटिंग है इस पॉइंट पे, और उसी स्टेज पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, उस स्टेज पे जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन होगा उसी को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, द इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, द इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन between two atoms, the internuclear separation between two atoms, when potential energy, when potential energy of the system, when potential energy of the system, the internuclear separation, when potential energy of the system will be minimum, when potential energy of the system will be minimum, is called bond length, is called bond length, is called bond length. The internuclear separation between two atoms, the internuclear separation between two atoms, when potential energy of the system, when potential energy of the system will be minimum, when potential energy of the system will be minimum, is called bond length, is called bond length. आगे लिखो, it is represented by lambda, it is represented by lambda. ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्डिंग की वजह को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो केमिकल बॉन्डिंग पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है? बोले पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से वेरी करती है क्योंकि जब वो कंबाइनिंग एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑपरेट होने लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी ऑपरेट होने लगता है। और डिटेल में जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आया और रिपल्सिव फोर्स कहां से आया, तो इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ए एटम है तो ए एटम का अपना न्यूक्लियस है और ए एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही बी एटम का अपना न्यूक्लियस है और बी एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब आप इन दोनों एटम्स को पास लाते हो तो क्या होता है, ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो अट्रैक्ट
मेरी आवाज को सुन पा रहे हो क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी अभी सही हो जाता है। अभी बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ वो अच्छे से दिख रहा है आपको? ओके। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की ओरिजिन कैसे हो रही है। तो जैसे मैंने बोला कि दो एटम है, पहले वाले एटम का अपना न्यूक्लियस है और उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले एटम का अपना न्यूक्लियस है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन है। जब ये एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और क्या होगा, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और क्या होगा, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, और एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। इस तरीके से रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे ऑब्जर्व होते हैं। अब उसमें भी क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि जब एटम्स पास आते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में दोनों ही फोर्सेस बढ़ते हैं। मतलब स्ट्रेंथ तो दोनों की बढ़ती है, अट्रैक्टिव की भी और रिपल्सिव की भी, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में ज्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, और वो तब तक कम कम होती रहती है जब तक कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जब एटम बहुत पास आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप एटम को और पास लाने की कोशिश करो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा बढ़ने लगता है इन कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज करने लगती है। अच्छा, इसके बेसिस पे एक बात और हम कंक्लूड कर सकते हैं इस कर्व के बेसिस पे, कि रिपल्सिव फोर्स का जो डोमिनेंस है, रिपल्सिव फोर्स का डोमिनेंस सिर्फ इतने रेंज में ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि अट्रैक्टिव फोर्स का डोमिनेंस बड़े रेंज में ऑब्जर्व हो रहा है। आप इस कर्व के बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हो कि रिपल्सिव फोर्स का डोमिनेंस छोटे रेंज में ऑब्जर्व हो रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंस बड़े रेंज में ऑब्जर्व हो रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज इंटरैक्शंस, whereas repulsive forces are short range interactions। इस कर्व के बेसिस पे आप इस बात को लिख लो, लिखो, on the basis of above curve, on the basis of above curve we can say that on the basis of above curve we can say that attractive forces are long range interactions, attractive forces are long range interactions, whereas repulsive forces are whereas repulsive forces are short range interactions, whereas repulsive forces are short range interactions। अच्छा, तो अब देखो, इसके बेसिस पे हम एक बात और बोलते हैं कि
जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन और रिपल्सिव फोर्स शॉर्ट रेंज इंटरैक्शन है। तो ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का डिस्कशन है, ये डिस्कशन इसके आगे जो चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसियस स्टेट की एनालिसिस 11th में करेंगे। तो गैसियस स्टेट की एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व आप यहां पे देख रहे हो, यही कर्व का डिस्कशन एक बार आपको गैसियस स्टेट में भी देखने को मिलेगा। वहां पे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए इस कर्व को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिर एक बात मैं आपको अभी से बता दूं कि इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है गैसेस स्टेट, वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल तो चला गया, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। बट उसके बाद फिर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब गैसेस स्टेट उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। और इन चैप्टर्स में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको मोल कॉन्सेप्ट वाला, यानी कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व होंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने लेट से क्लास को ज्वाइन किया था, जिन्होंने दूसरे चैप्टर से क्लास को ज्वाइन किया था, उनको मैं बोलूंगा कि आप जो है फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको आप अभी से देखना स्टार्ट कर दो, जिससे कि केमिकल बॉन्डिंग खत्म होते होते आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। और बाकी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप जो है फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन जो है, साथ के साथ नोट्स का रिवीजन आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि गैसेस स्टेट में मोल कॉन्सेप्ट में जो कुछ आपने पढ़ा है ना, उसका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने बताया कि इस चैप्टर को फिनिश करने में 20 लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, तो 4 लेक्चर पर वीक, यानी कि 5 वीक तक ये चैप्टर चलेगा। तो 5 हफ्ते के अंदर आपको पहला चैप्टर भी फिनिश करना है। ठीक है, तो अभी से एक प्लानिंग बना करके चलोगे तो सब कुछ आसानी से आप मैनेज कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो अब ये तो हो गया कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग से बेनिफिट हमें यह मिल रहा है कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए अलग अलग थियरीज प्रपोज्ड हैं। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए अलग अलग थियरीज प्रपोज्ड हैं। तो वो कौन कौन सी थियरीज हैं जिनको हम केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए कंसीडर करते हैं। तो आप लिखो, थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें लिखो, टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, to understand the formation of chemical bond, to understand the formation of chemical bond, following theories are proposed. Following theories are proposed. अब देखो कौन कौन सी थियरी है। नंबर 1, कॉजल एंड ल्यूइस, कॉजल एंड ल्यूइस थियरी
ऑफ वैलेंसी, कॉजल एंड ल्यूइस थियरी ऑफ वैलेंसी, ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड थियरी है जो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए एग्जिस्टेंस में आई। बेसिकली इस थियरी को अगर देखें तो इस थियरी के दो पार्ट हैं। एक तो है कॉजल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक थियरी है जिसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को कंसीडर करते, कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए इसी का दूसरा पार्ट है, ल्यूइस थियरी ऑफ कोवैलेंसी बोलते हैं उसको। तो जो कॉजल एंड ल्यूइस थियरी ऑफ वैलेंसी है, इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, कॉजल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड नंबर टू, ल्यूइस थियरी ऑफ कोवैलेंसी। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए सिर्फ ल्यूइस थियरी को हम कंसीडर नहीं करते, ल्यूइस थियरी के बाद भी हम कई सारी थियरीज को डिफाइन करते हैं। जैसे इसके बाद एग्जिस्टेंस में आया वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी भी बोलते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी और एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी, इसको वीबीटी और एओटी बोलते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी और एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी। फिर उसके बाद हम यहां पे कंसीडर करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसके लिए ये एब्रिविएशन भी यूज होता है, VSEPR, VSEPR थियरी। लोग इसको वेस्पर थियरी बोलते हैं, बट वेस्पर तब बोलते जब VESPR होता या VESPR होता, लेकिन यहाँ पे VSEPR है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है। फिर उसके बाद हम कंसीडर करते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये मोस्ट एडवांस थियरी है केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये मोस्ट एडवांस थियरी है फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें आप ये समझ लेना बेटा, ल्यूइस थियरी ऑफ कोवैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए ल्यूइस थियरी ऑफ कोवैलेंसी को कंसीडर करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी को कंसीडर करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी को कंसीडर करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को कंसीडर करते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थियरी है फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, अभी आप इस लेवल पे इसका कंप्लीट डिटेल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इस थियरी का अभी इंट्रोडक्शन ही आप पढ़ पाओगे, इस लेवल पे पढ़ोगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का पूरा डिटेल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बेसिकली वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो वेव मैकेनिकल मॉडल आप पढ़ते हो, वेव मैकेनिकल मॉडल पे ये थियरी बेस्ड है, और आपको अभी वेव मैकेनिकल मॉडल का ही पूरी तरीके से नहीं पता है, तो ऑब्वियसली उसका एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को आप कैसे समझ सकते हो। तो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके लेवल पे डिस्कस होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखो तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये हम चार थियरीज को कंसीडर करते हैं, कॉजल एंड ल्यूइस थियरी ऑफ वैलेंसी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं कॉजल एंड ल्यूइस थियरी ऑफ वैलेंसी से।
causal and Lewis theory of valency. Causal and Lewis theory of valency. लिखो causal and Lewis theory of valency में लिखो this theory is based upon this theory is based upon chemical inertness. This theory is based upon chemical inertness of noble gases. Chemical inertness of noble gases. Chemical inertness of noble gases. तो जो कॉजल एंड ल्यूइस थियरी ऑफ वैलेंसी है, इसके बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट है? बोल रहा है कि ये मोटिवेटेड है नोबल गैसेस को देख करके, क्योंकि नोबल गैसेस जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं उनमें नोबल गैसेस ही वो एलिमेंट्स हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं, जो इजिली किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए पूरी थियरी डिफाइन की गई। तो अब ये देखा गया कि भाई ये केमिकली इनर्ट क्यों है। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया तो पता चला कि सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर इनके वैलेंस शेल को देखा जाए तो इनके वैलेंस शेल में जो मैजिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो मैजिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन इनको केमिकली इनर्ट बनाते हैं, इनको स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप नोट करो, लिखो एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल। Atoms of noble gases are stable because of atoms of noble gases are stable because of their magical configuration, called inert gas configuration. Inert gas configuration. Inert gas configuration, that is NS2 NP6 configuration. ये मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस के अंदर है उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। आगे लिखो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर मिसिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Atoms of other elements are missing this electronic configuration, and therefore they are unstable, in their atomic form, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट आर मिसिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Atoms of other element are missing this electronic configuration,
and therefore they are unstable, and therefore they are unstable in their atomic form. आगे लिखो, in order to gain stability, in order to gain stability, in order to gain stability, they can lose or gain or share electron. In order to gain stability, they can lose or gain or share electron to achieve stable noble gas configuration, stable inert gas configuration, stable inert gas configuration, stable inert gas configuration. तो बोलते हैं कि कोई भी दूसरे एलिमेंट का एटम को अगर कंसीडर करें तो उसके अंदर ये मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है, उसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं है. तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होने की वजह से क्या है, वो अनस्टेबल है. तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको भी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज करता है, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस में वो दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. मतलब केमिकल बॉन्डिंग के रूट में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग के रूट में ये कॉन्फ़िगरेशन है. एटम इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है और इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग करता है. ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो कॉजल एंड ल्यूइस अप्रोच को अगर देखें तो कॉजल एंड ल्यूइस अप्रोच किस बात पे बेस्ड है, कॉजल एंड ल्यूइस अप्रोच बेस्ड है नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन पे, इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे, कि वो केमिकली इनर्ट इसलिए है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और वो कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. जो दूसरे एटम्स हैं, दूसरे एटम्स के पास ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, तो यहां से दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो अब आप नोट कर लो, आगे पैरा चेंज करके लिखो. ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, during loss of electron or gain of electron, to achieve noble gas configuration, to achieve noble gas configuration, to achieve noble gas configuration, ionic bond formation takes place, ionic bond formation takes place, which is governed by, ionic bond formation takes place which is governed by
causal theory of electrovalency, which is governed by causal theory of electrovalency. Causal theory of electrovalency. However, during sharing of electron, to achieve noble gas configuration, however, during sharing of electron to achieve noble gas configuration, covalent bond formation takes place. Which is governed by Lewis theory of covalency. आप जरा देखो कि जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, बिकॉज लिख लो, however during sharing of electron to achieve noble gas configuration, covalent bond formation takes place. Which is governed by Lewis theory of covalency. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, हर चैप्टर में कुछ अलग फ्लेवर होता है, हर चैप्टर का अपना एक अलग अप्रोच है, और उस अप्रोच को समझने में आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर लग जाते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको अभी वो अप्रोच नहीं मिला है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि चैप्टर बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब आप उस अप्रोच को समझ जाते हो तो फिर आप मोमेंटम गेन कर लेते हो, फिर चीजें बहुत तेजी से चलने लगती हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर में तो जैसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे पहुंचे उसके बाद सब कुछ फटाफट कंप्लीट होता गया। और ये भी आपने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। वैसे ही आप यहां भी देखोगे, अभी ये सब इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे ना तो फिर आप उस चैप्टर का थीम को नहीं समझ सकते, और फिर जो है आपको आगे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट के डिस्कशन की वजह आपको नहीं समझ में आएगी, और जब तक आपको वजह का पता नहीं होगा आप उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। तो उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का वो बहुत मायने रखता है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, बीइंग अ टीचर सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है किसी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना। जब चैप्टर एक फ्लो में आ जाता है ना उसके बाद टीचिंग बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जब तक वो चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन वाली स्टेज में है, एज अ टीचर बहुत काम करना पड़ता है। ये मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑनवर्ड्स उस डिस्कशन में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल को मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो इंट्रोडक्शन जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क था।
और मैं समझता हूं कि ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है। वो एज अ टीचर आप जिससे भी आप पढ़ रहे हो, आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि किसी भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना वो सबसे मुश्किल काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अभी मेरे लिए जो कुछ मैं जो काम कर रहा हूं ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अच्छा, इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कब कौन सी बात बोलनी है, सीक्वेंस का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं पता है, आप ब्लैंक हो। अगर मैंने सीक्वेंस प्रॉपर नहीं रखा तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे और फिर यहीं से दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे कॉजल अप्रोच क्या है और ल्यूइस अप्रोच क्या है। कॉजल अप्रोच क्या है? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कॉजल थियरी। और ल्यूइस अप्रोच क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है ल्यूइस थियरी। लेकिन दोनों के रूट में क्या है? दोनों के रूट में वो मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एम दोनों का क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। कैसे? एक बोलता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अचीव होगा। दूसरा बोलता है नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये अचीव होगा। अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दोनों सही है, क्योंकि एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, बट मैंने जैसा बोला आपको कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक ही थियरी एग्जिस्टेंस में है और वो है कॉजल थियरी। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी थियरीज हैं, जिसमें ल्यूइस थियरी तो सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेज है। तो अब आप लिखो कॉजल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। कॉजल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। causal theory of electrovalency. causal theory of electrovalency, इसका डिटेल लिखो। लिखो according to this theory, according to this theory, according to this theory, when an electropositive element, when an electropositive element, when an electropositive element combines with an electronegative element, combines with an electronegative element, then complete transfer of electron, then complete transfer of electron takes place, then complete transfer of electron takes place from, then complete transfer of electron takes place from electropositive to electronegative element, electropositive to electronegative element, electropositive to electronegative element, resulting in the formation of, resulting in the formation of, resulting in the formation of cation and anion respectively, resulting in the formation of cation and anion respectively, resulting in the formation of cation and anion respectively. तो देखो कॉजल थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? कॉजल थियरी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करना चाहता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, अगर वो एक साथ एक दूसरे
एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो होगा क्या, ये टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो कैटायन बन जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाएगा। तो इस तरीके से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को समझो तो इसमें एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब यहां पे रिडॉक्स चेंज हो रहा है। अगर आप देखो तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिडॉक्स चेंज हुआ। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और number of electron gained by electronegative element, number of electron gained by electronegative element in order to complete their octet, in order to complete their octet, octet मतलब वो inert gas configuration, in order to complete their octet, number of electron lost by electropositive element, number of electron lost by electropositive element और number of electron gained by electronegative element in order to complete their octet, in order to complete their octet is called their electrovalency, is called their electrovalency, is called their electrovalency। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, पैरा चेंज करके फिर से लिखो, लिखो कैटायन एंड एनायन, इसको ऐसे लिखो, लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगम फिर से रिपीट करना है भाई, चलो रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is called their electrovalency, is called their electrovalency। अब पैरा चेंज करके लिखो, the electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction observed, the electrostatic force of attraction observed between cation and anion, observed between cation and anion is called ionic bond, is called ionic bond or electrovalent bond। The electrostatic force of attraction observed between cation and anion is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे देखो बेटा, अगर ए एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और बी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
ये कंबाइन करके एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ए है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, ये कैटायन और एनायन कंबाइन करके, मतलब ये इंटरैक्ट कर रहे हैं और इनके इंटरैक्शन से ये आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो बात आती है कि अगर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, लिख लो, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, number of valence electron present in electropositive element, number of valence electron present in electropositive element, number of valence electron present in electropositive element should be 1, 2 or 3। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो। number of valence electron present in electropositive element should be 1, 2 or 3। एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से लिखो, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट and number of valence electron present in electronegative element and number of valence electron present in electronegative element must be 5, 6 और 7। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तब जाकर के उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन लिखो, दूसरी कंडीशन लिखो, the electronegativity difference between combining atom, the electronegativity difference between combining atom, the electronegativity difference between combining atom must be high, must be high। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन में बताया था कि अगर डेल्टा एक्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में क्या है, 1.7 से ग्रेटर है, 1.7 से ग्रेटर है, तब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स के बीच में 1.7 से ग्रेटर है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बट उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल आपका पीरियोडिक टेबल का फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, तो कल आपको फाइनल टेस्ट देना है पीरियोडिक टेबल का, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। मंडे की क्लास में हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।